सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में की शिरकत। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की टॉपर छात्र छात्राओं को संबोधित किया। खेल मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर बैठक। 32 कोर गेम्स डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स पर विस्तार से चर्चा। आगामी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज की और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने की तैयारी। गढ़वाल परिक्षेत्र के प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हरिद्वार में पथरी के टिहरी विस्थापितों को 42 साल बाद भी नहीं मिला जमीन का मालिकाना हक। योजनाओं से लोग हो रहे वंचित। चारों धामों में बर्फबारी, बढ़ी ठिठुरन। पर्यटकों का इंतजार भी हुआ खत्म। नैनीताल के इन इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे पहाड़ पर बर्फबारी। देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज घगरिया में पहली बर्फबारी हुई है और घगरिया में लगभग 5 इंच बर्फ गिरी है। हेमकुंड साहिब में लगभग 1 से 1.5 फीट बर्फ गिरी है और इसी साल हेमकुंड साहिब में देर से हुई है बर्फबारी, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। एक आकलन के मुताबिक देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, आज पहली ये बर्फबारी है। घगरिया में लगभग 5 इंच बर्फबारी की गई और हुई है और हेमकुंड साहिब में लगभग 1 से 1.5 फीट बताया जा रहा है कि बर्फ गिरी है। इस साल हेमकुंड साहिब में देर से बर्फबारी हुई है, साथ ही साथ ये पहली बर्फबारी बताई जा रही है। घगरिया से ये खबर आपको बता रहे हैं, आपको देहरादून से एक खबर, जहां पर एक और आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस दौरान ये पहली बर्फबारी है सीजन की और इसी के साथ ही साथ और बेहद कह सकते हैं मनमोहक नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसी ही लुभावनी तस्वीर को देखकर पर्यटक भी आते हैं उत्तराखंड। और इसी के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी लगभग 1.5 फीट बर्फबारी गिरी है। पहली बर्फबारी है, पर्यटकों को लुभाने के लिए काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा उत्तराखंड का आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ ये भी आपको बता देते हैं कि जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से मैदानी जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर भी ठंड बढ़ने का जो अनुमान है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ता नजर आ रहा है। ये बर्फबारी की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तराखंड देहरादून से। घगरिया से ये तस्वीर है जहां पर 1 से 1.5 फीट इंच की बर्फबारी हुई है और चादर पूरे बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी, चादर से ढका हुआ पहाड़, पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा। इसी के साथ ही पर्यटक, जो कि सर्दियों के मौसम में देखा जाता है कि ज़्यादातर जो पर्यटक हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों की ओर उन्मुख होते हैं, जाते हैं। आकर्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वो पहाड़ी क्षेत्र होता है। बर्फबारी जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पर भी जाते हैं और काफ़ी हद तक जो पर्यटकों की संख्या है वो भी बढ़ती नजर आती है। अगर खास तौर पर बात कर ले उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो नज़ारा होता है बेहद खूबसूरत होता है। और पहाड़ की चोटी से ये आपको तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 1 से 1.5 इंच के बीच ये बर्फबारी देखी जा सकती है। ब्यूरो चीफ हमारे साथ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जिस तरह से देखी जा रही है सीजन की पहली बर्फबारी और बेहद खूबसूरत जो नज़ारा है उत्तराखंड का वो देखने को मिल रहा है, पर्यटकों की बढ़ने का जो अनुमान है वो भी लगाया जा सकता है इन तस्वीरों के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए नया साल आते आते 2025 की शुरुआत से पहले ही जो है बर्फबारी देवभूमि में देखने को मिली है। और चारों धामों की अगर बात करें तो चारों धाम बर्फ से जो है जाम है और लगातार बर्फबारी का जो सिलसिला है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर लगातार बर्फबारी देर रात हुई है। और आगे भी जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो भारी बर्फबारी की चेतावनी जो है वो कई पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर जताई गई है। लेकिन फिलहाल खुशमिजाज जो है मौसम जो है वो पूरी घाटी में देखने को मिल रहा है और
पर्यटकों की बात करें तो पर्यटकों के लिए भी व्यवस्था जो है सरकार द्वारा की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटक हैं वो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देवभूमि पधारे। तो इसके साथ साथ अब जो होटल व्यवसाय है या व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं पर्यटन दृष्टि से, उसमें देखा जाए तो काफी खुशमिजाज जो है माहौल जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं जो सीजन की पहली बर्फबारी देवभूमि के अंदर हुई है और आगे जिस तरीके से संभवता जताया जा रहा है कि 31 तक जो है बड़ी बढ़िया बर्फबारी जो है वो कई पर्वतीय मैदानों पर्वतीय क्षेत्रों में, माफ कीजिएगा, कि वो देखने को मिलेगी, चाहे वो मसूरी की बात करें या नैनीताल की बात करें। लेकिन इसके आसपास के तमाम जो क्षेत्र है वहां पर देर रात से भारी बर्फबारी जो है वो देवभूमि के अंदर देखने को मिली है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और भी बर्फबारी की आशंका जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में जताई है। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि जो असर है वो मैदानी क्षेत्रों में भी नजर आने लगा है। बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ों में बर्फ गिरने से ठिठुरन जो की है बढ़ती नजर आ रही है। और अगली खबर भी आपको बता देते हैं, विकासनगर में भी देखा जा रहा है कि सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ये सीजन की पहली बर्फबारी और इसी के साथ ही साथ देवबंद, लोखंडी और चक्राता में भी जमकर बर्फबारी हुई है। विकासनगर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी से बागवानों, होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीजन की जो पहली बर्फबारी है, ऐसे में जो पर्यटक हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं जाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में। और ऐसे में जो पर्यटन व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी जो हैं, उनके चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। देवबंद, लोखंडी और चक्राता में भी जमकर बर्फबारी हुई है। उसका असर जो की है मैदानी क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है, जहां पर ठंड हवाएं भी चल रही हैं। साथ ही साथ ठंड में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, ठिठुरन बढ़ी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिरने से इसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड के जो कई जिले हैं वहां पर देखा जा रहा है, चाहे बात देहरादून की कर ले, विकासनगर की बात कर ले, नैनीताल की बात कर ले, हरिद्वार की बात कर ले, तमाम जगहों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार की सुबह करीब 5 बजे से हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी शुरू हो गई है। यहां तहसील कपकोट के सरयू घाटी और पिंडर घाटी में बाछम, जातौली, कर्मी विनायक, तोक सहित अन्य हिस्सों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं लोगों ने जमकर फोटो खींची है, सेल्फी ली है। सीजन की पहली बर्फबारी गेहूं की फसल के लिए अच्छी भी बताई जा रही है। तो बागेश्वर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बेहद लुभावनी तस्वीरें। बर्फ की चादर से ढकी हुई पूरी देख सकते हैं कि पूरा क्षेत्र नजर आ रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। कपकोट की ऊंचाइयों में भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से हल्की बर्फबारी और बारिश के चलते नज़ारा बेहद खूबसूरत है। पिंडर की घाटी आपको दिखा रहे हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र दिखा रहे हैं, जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो सफेद चादर से ढकी हुई ये बर्फ आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। और पौड़ी के सभी धार्मिक स्थल विकसित होंगे, पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा इनको। पौड़ी समेत खिरसू, श्रीनगर के धार्मिक स्थल भी इनमें शामिल है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कार्य जो की है किया जा रहा है। तो पौड़ी समेत खिरसू, श्रीनगर में विकास का जो कार्य है काफी तेज गति से किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास की गति में भी बढ़ावा देखा जा रहा है और पौड़ी के सभी धार्मिक स्थल अब विकसित किए जाएंगे। पर्यटन सर्किट के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। पौड़ी समेत खिरसू, श्रीनगर के धार्मिक स्थलों को जो कि विकसित किया जाना है।
तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। पौड़ी के सभी धार्मिक स्थल विकसित होंगे। तो पर्यटन सर्किट के रूप में इन सभी जगहों को विकसित किया जाएगा। निर्माण कार्य में काफी तेज गति देखी जा रही है। विकास की गति काफी तेज होती नजर आ रही है। पर्यटन के जो क्षेत्र हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनमें विकास की जो गति है काफी तेज बढ़ा दी गई है। विकसित किया जाना है इनको। और कुंभ मेला हिंदू धर्म का महापर्व है, जिससे कि करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में प्रयागराज में होता है और इस बार महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से आयोजित होने वाला है। प्रयागराज कुंभ मेले में 4 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होना है। और उधर अगर बात कर ले तो दूसरी ओर प्रयागराज महाकुंभ का अखाड़ा भी बेहद बेसब्री से इंतजार भी उसका किया जा रहा है। जो पर्यटक है अखाड़े का इंतजार कर रहे हैं। डर ही रहता है कुंभ का। और दूर दूर से हमारे संत महापुरुष कंदराओं से, गुफाओं से और विदेशों से सभी संत महात्मा आते हैं और उसका हम लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। इसलिए सभी लोगों की बड़ी सुंदर तैयारी। ये कुंभ दिव्य कुंभ होगा, भव्य कुंभ होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी का उनको पूरा संरक्षण, पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और कुंभ बहुत बढ़िया होगा। अखाड़ों की तैयारी चल रही है। सभी महात्मा लोग बड़े जोश के साथ और बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ कुंभ की तैयारियां हो रही हैं। पूरे विश्व में कुंभ का संदेश जाएगा, सनातन का संदेश जाएगा, हिंदू धर्म की बढ़ोतरी होगी और सनातन जो पद्धति हमारी प्राचीन परंपरा है उसका संदेश पूरे देश और दुनिया में जाएगा। और देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तरांचल ओलंपिक संघ और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा निर्धारित 32 कोर गेम्स और डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स पर विस्तार से चर्चा की गई। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया पहले दौर के निरीक्षण में बताए गए सुझावों और कमियों को शीघ्र पूर्ण किया जाए और उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि दूसरे दौर के निरीक्षण से पहले इन सुधारों पर तेज गति से काम किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कमी न हो सके। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार जिले में खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। लक्सर में एक शादी समारोह में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर के साथ पहुंचे रावत ने कहा है कि नदी में खनन होना जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान सरकार खनन करा रही है उसे नदियों के पुल और सिंचाई योजनाओं के साथ साथ उनके अस्तित्व पर भी संकट गहराता नजर आ रहा है। रावत ने नगर निकाय चुनाव में देरी और पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों पर भी सवाल उठाए। वहीं यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को भी लेकर के कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भाजपा का जो एजेंडा है उसमें महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, पलायन नहीं है, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था नहीं है, बेकारी नहीं है और जिस वजह से एक गठजोड़ बन चुका है पूरे प्रदेश भर में अपराधियों का और सरकारी तंत्र का, तो साबित करता है कि यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और जो मुद्दे हैं, आज के मुद्दे हैं, जो जन मुद्दे हैं,
लगातार सरकार के खिलाफ हम लोगों ने मजबूत आवाज उठाई है, चाहे सड़क पर हो, चाहे सदन में हो। हमने प्रमुखता से जो हमारा धर्म है, जो विपक्ष की भूमिका है, उसका निर्वहन करना हमारी जिम्मेदारी भी है और उसको हमने ईमानदारी से निभाया भी है। नदी में खुदान होना चाहिए। ये तो नदी को उखाड़ रहे हैं, उससे नदियों में जो पुल है वो खतरे में है। नदियों का अपना जीवन होता है, वो जीवन खतरे में है। सिंचाई की योजनाएं बेकार हो रही हैं, पानी नीचे चला जा रहा है और केवल इसलिए कि तुम बालू निचोड़ करके धन कमाना चाहते हो, तो इसलिए तो ये सब नहीं चलेगा। और यदि किसी को खनन का बुरा हाल देखना है तो देखिए तो क्या हालत जो है 2-3 नदियों में इन्होंने कर दी है। तो बहुत दर्दनाक स्थितियां हैं। छोटे छोटे गाड़ गधेरे उनका जीवन नष्ट कर दे रहे हैं। अब एक बार के लूट के लिए इस तरीके से हमारी पूरे पर्यावरण को लूट देंगे आप, तो मैं बहुत दुखी हूँ। और उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव के लिए आरक्षण तय होते ही पार्टी पर्यवेक्षकों की 50 टोलियों को निकायों में भेजेगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है और इस चुनाव में भी पार्टी का मुख्य फोकस बूथ प्रबंधन पर रहेगा। आरक्षण तय होने के बाद प्रत्याशी चयन के लिए सभी निगमों में 3 पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक पर्यवेक्षक टोलियां निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का दौरा करेंगी। जो भी जांच सामने आएंगे उसे जमीनी सर्वे से मिलान करते हुए प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया जाएगा। देखिए, विपक्ष का काम अपने संगठन को दुरुस्त करना है, उस पर किस रूप में वो काम करें। हमारे संगठन का केंद्रीय पोलिंग बूथ होता है और जैसे ही रिजर्वेशन फाइनल होता है, हमने नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए, पालिकाओं के लिए हम अपने पर्यवेक्षक हम भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के बीच से रायशुमारी करके नाम का पैनल लाएंगे और बाद में जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे हम लोग कराने वाले हैं। और जीत ही हमारी प्राथमिकता है और चुनाव की जीत के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम रचना बनानी होगी वो सब बनाएंगे। और मैं कह सकता हूँ 11 के 11 निगम और अधिकतर पंचायत और नगर पालिकाओं में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता विजयी होकर आएंगे। और दून अस्पताल देहरादून में प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के गढ़वाल परिक्षेत्र के प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अधिवेशन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सकों के साथ चर्चा भी की गई और इस दौरान चिकित्सकों ने अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान देखा भी गया कि स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया और इसके बाद आश्वासन भी दिया है। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सियासी मैदान में गहमागहमी भी तेज हो गई है। चुनावी रणभूमि में भाजपा और कांग्रेस इस बार आरक्षण और टिकट वितरण के मुद्दे को लेकर के आमने सामने हैं। एक तरफ आरक्षण के नाम पर महिलाओं को सशक्त बनाने के दावे हैं, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का तड़का। क्या यह चुनावी दंगल असल मुद्दों पर लड़ेगा या बयानबाजी के बवंडर में फंस जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पहले ये देखिए रिपोर्ट। काशीपुर के राजनीतिक गलियारों में इस समय आरक्षण का मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां महिलाओं के हक और सम्मान के लिए बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन ये चुनावी शतरंज की चाल है या असल में महिला सशक्तिकरण की जंग? ये सवाल हर किसी के मन में है। भाजपा ने चुनावी रणनीति को धार देने के लिए जिला और चुनाव प्रभारियों की बैठक की।
जहां कार्यकर्ताओं से कमर कसने की अपील की गई। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा फुस साबित हुआ। उनकी बातों में कोई दम नहीं। भाजपा ने महिला को संसद तक पहुंचाया है। हमारे लिए महिला आरक्षण कोई मुद्दा नहीं, बल्कि हमारा काम है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस समय चुनावी दलदल एकदम चल रहा है, हलचल मची हुई है। उसमें कांग्रेस जो एक बयान दी थी प्रियंका गांधी जी ने कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो जो ये बयान है ना, वो हवाई साबित हो चुका है। और महिला हर एक क्षेत्र में आगे है, लेकिन कांग्रेस जो 33% के आरक्षण की बात करता है ना, उसमें आगे नहीं है। अगर आप आरक्षण दे रहे हैं, रिजर्वेशन आप एक तरीके से दिए हैं, तो उस चीज़ को होना चाहिए, साबित करना चाहिए आपको। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी, तो उनकी एक सांसद जो हैं वो लक्ष्मी जी टिहरी से, वो संसद तक पहुँच चुकी हैं। तो क्या महिला हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकती है? उनको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि महिला भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है, महिला हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। वो हमेशा महिलाओं के साथ में ना छलावा ही दिख रहा है उनका। जिस हिसाब से वो उनके जो बयानबाजी करते हैं, उस हिसाब से छलावा ही दिख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए उसे वादों की दुकान और धोखे का बाजार करार दिया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने भाजपा पर महिलाओं के अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए कहा, अगर भाजपा इतनी ईमानदार है तो निकाय चुनाव समय पर क्यों नहीं करवा रही? कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को टिकट देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। इस बार भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त पर आकर तरह तरह के सगुफे छोड़ती रहती है। करना चाहता हूं कि बीजेपी ने टिकट किसे दिया? जो बीजेपी की सांसद पहले बनी बनाई थी, महाराजा घर के थी, खुद रानी थी वो, बल्कि उनके टिकट देने से तो उनकी और बराबर की सीटों पर असर पड़ा, चूंकि वो वहाँ के राजा और रानी हैं। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले मुद्दा बनाया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी आज भी आमादा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्यों डर रहा है? पिछले 1 साल हो गया, 1.5 साल होने वाला है, क्यों नहीं चुनाव करा? नगर पालिकाओं के, नगर निगम के क्यों नहीं चुनाव करा रहा है? बार बार प्रशासक की नियुक्ति क्यों करे जा रहा है? कहीं ना कहीं इसे डर है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, निगम हो या पालिका के चुनाव हो। जहां तक आरक्षण का सवाल है, पिछली बार भी नगर निगम के चुनाव में देखिए, हमने हर जगह पर, रुद्रपुर में देखिए हमारी मीना शर्मा है, उन्हें हमने टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। राजनीति ये जंग केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, ये मुद्दा जनता के दिलों को भुनाने की कोशिश है। महिला आरक्षण और टिकट वितरण के नाम पर चल रही इस बयानबाजी में असल मुद्दे कहीं छिपे छूटते नजर आ रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण पर ये सियासी दंगल कितना असरदार साबित होगा, ये जनता तय करेगी। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी छवि चमकाने में जुटी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनावी महाभारत का अर्जुन बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का